बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद मेरे इस लाइव सेशन लेट्स कनेक्ट विद मोहम्मद अली में। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे फॉलोअर्स, मेरे फ्रेंड और मेरे चाहने वाले के मैं हर सेशन में कोई नया गेस्ट आपके सामने पेश करता हूं। तो इस सेशन में हमारे साथ जो कनेक्ट हुए हैं उनका नाम है गुलशाना मानशा। और ये एक बहुत ही टैलेंटेड वुमेन है जो कि 15 साल से एजुकेशन की फील्ड में अ, अपना काम सर अंजाम दे रही हैं। उसके साथ-साथ जो है ट्रेनिंग एंड इंस्पायरेशन लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं, ट्रेनिंग्स दे रही हैं और उससे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। तो बिला ताख़ीर इनको मैं खुशामदीद करता हूँ अपने इस लाइव सेशन में और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाला मेरे लिए और मेरे ऑडियंस के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा चल रहा है आपका जनाब? आप तो बड़े डाइवर्स वर्कर हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि मैं एक एजुकेशनलिस्ट के सामने बैठा हुआ हूँ और क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो मैं उस्तादों की कदर करता हूँ बहुत। तो ये आपका बड़ापन है और मेरे लिए एक एप्रिसिएशन है कि आप जो है मेरे लिए ये अल्फाज निकाल रही हैं। तो हाँ, नहीं ऑडियंस अली, डेफिनेटली जी, जी। अगर आप एक फैसिलिटेटर हैं और आप इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज करते हैं मेंटोर्स की और उसकी, तो ये यही आपकी कामयाबी का एक एलिमेंट जो है वो होता है कि जो लोग अपने मेंटोर्स के साथ जुड़े रहते हैं और उनसे सीखते हैं, उनको सुनते हैं, फिर उनके एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाते हैं। मतलब अपने काम में उसको यूटिलाइज़ करते हैं, दिस इज़ व्हाट आई मीन कि आप फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगी। लेकिन जो अपने गुरु को भूल जाए, वो फिर ज़रा फँस जाता है। जी, बेशक मेंटर का साथ रहेगा तो बड़ी-बड़ी मंज़िल पार हो जाएँगी यस। और बगैर मेंटर के तो आप किताब भी नहीं खोल सकते। हुँ। सो ऑडियंस, आज का जो टॉपिक है वो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन टीम बिल्डिंग। इसको मैं उर्दू में भी बता दूँ, टीम की तामीर में तनु और शमूलियत। आई नो ये बहुत एडवांस उर्दू है लेकिन जो है मेरा बताना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत सारे लोग जो है इन 2 वर्ड से जो है इनकी मीनिंग से बालातर नहीं है। तो सबसे पहला सवाल मेरा जो अपने गेस्ट से है, जो कि इंशाल्लाह आगे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं ये भी कहूँगा साथ-साथ कि गुलशना मानशा के साथ कनेक्ट हों और बहुत सारी चीज़ें सीखें। क्या आप यकीन दिलाती हैं कि आपकी टीम बिल्डिंग में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन अहम है? यस अली, डेफिनेटली मेरी टीम बिल्डिंग के बीच में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन और इसके साथ-साथ क्रिएटिविटी भी। आई एम एडिंग अ थर्ड एलिमेंट एज़ वेल, diversity, inclusion, and creativity. This is very, very important because when you're forming a team, you're not providing, अब देखिए सबसे पहले diversity क्या है, that you are going to use different strategies, different variety of activities or jobs or tasks or facilities to your team members, and then equal opportunities. Inclusion का मतलब है कि access of resources should be equal to all the team members, and then आपका inclusion of equal, creating equal opportunity and lots of opportunity, making space. Inclusion का मतलब है include the team member as a family member in your team. एक फैमिली है which is हमारे घर पे होती है और दूसरी फैमिली होती है
वो हमारी प्रोफेशनल फैमिली होती है। तो जब तक आप अपनी टीम को वो इंक्लूजन जिसे कहते हैं ना गारंटी नहीं दोगे या फीलिंग नहीं दोगे, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टीम मेंबर को इस बात का यकीन दिलाएं कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इक्वल रिसोर्सेज मिलेंगे और इस तरह हम उसकी प्रेजेंस को इंक्लूड करेंगे इन आवर टीम। अब क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है कि जब आप टीम बिल्ड कर रहे हैं, जब आप टीम बना रहे हैं, तो अगर आप बिल्कुल वो पुराने ऑर्थोडॉक्स स्टाइल पे चलते जाएंगे और आप न्यू आइडियाज को इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूजन का मतलब मेरे नजर में लेटेस्ट आइडियोलॉजी, लेटेस्ट मेथोडोलॉजी को भी इंक्लूड करना है इन द मेथड ऑफ टीम बिल्डिंग। तो यस, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यस मैम, आई एग्री विथ यू दैट बहुत सारी टीम बिल्डिंग्स में जो है फैमिली रिलेशनशिप नहीं होता, जो प्रोफेशन फैमिली रिलेशनशिप होना चाहिए। और आई एग्री दैट जो हमारी टीम बिल्डिंग में डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और थर्ड थिंग जो आपने इंक्लूड की, क्रिएटिविटी होना बहुत लाजमी है। मेरा दूसरा सवाल जो कि बहुत ही एक नॉलेजेबल होने वाला है, टीम बिल्डिंग के दरमियान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसको सॉल्व किस तरह किया जाए? ओके, देखिए अली, जब भी आप कोई टीम बनाते हैं, आप लीडर हैं या अगर आप उस टीम के मेंबर हैं, तो अब मेरी टॉक को जो टीम मेंबर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंगली वहां से अपने लिए मटेरियल उठाएंगे और जो टीम बिल्डर्स हैं यानी कि लीडर्स हैं वो अपने डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ से नॉलेज जो है वो पकड़ेंगे। जब टीम बिल्डिंग हो रही होती है तो किसी भी टीम मेंबर के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम उस हमें फेस करनी पड़ती है एज लीडर्स या एज मेंबर्स। अब फर्ज करो मैं एक टीम का मेंबर हूँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे आएगी और जो मेरे लीडर को आएगी वो ये आएगी, या अगर मैं एक लीडर हूँ तो मुझे ये लगेगा कि यार जॉब सिक्योरिटी अगर मैं नहीं दे रही ना, अश्योरिटी ऑफ जॉब सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर आपने लोगों को जॉब की सिक्योरिटी नहीं दी तो फिर ये सबसे बड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लोग आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, आपके टीम के मेंबर्स नहीं बनेंगे कि जो काम उन्हें दिया जा रहा है वो उनके अलावा मतलब उसका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप उनसे साइन करवाएं। जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहां पे आपको टीम बिल्डिंग में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि जिस बंदे को आप अपना टीम मेंबर बना रहे हैं अली, वो वक्ती तौर पे शायद अपनी जरूरत के तहत या अपनी लर्निंग के हाथों मजबूर होके आपको ज्वाइन जरूर कर लेगा, लेकिन साइड बाय साइड वो किसी ऐसी जॉब को ढूंढेगा जहां उसको सिक्योरिटी ऑफर की जा रही है। अब सिक्योरिटी किस चीज की? दो चीजों की सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी ऑफ जॉब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इट्स लॉन्ग टर्म, और दूसरी सिक्योरिटी उसको चाहिए, देखो आज के दौर में पैसे की बहुत अहमियत है, तो जो बेशक। फर्म या जो लीडर जैसे आपके रेहान साहब हैं, वो जब आप लोगों को एक टीम बना के चल रहे हैं तो वो आपको वो एश्योरिटी दे रहे हैं कि इस काम के बीच में पैसा बनेगा ही बनेगा। तो दो सिक्योरिटीज जो हैं वो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम करती हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अगर पैसा नहीं मिलना तो फिर हम इस टीम का मेंबर नहीं बन रहे। जब हमें यहाँ से पैसा ही नहीं आना, हम ये काम क्यों करें या इस बंदे के साथ काम क्यों करें, ये हमें कम पैसे पे कर रहा है। तो आपकी जब पहली प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ये है कि आप एक तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करें जिसके बीच में, अब देखो जैसे मैं बेकन हाउस में काम कर रही हूँ मोहम्मद अली, मैंने देखा है कि अक्सर लोग ये देख रहे होते हैं, जॉब सिक्योरिटी इतनी बड़ी चीज होती है कि कभी कभी कम सैलरी के ऊपर भी लोग ये मानते हैं कि हर महीने ये तो श्योरिटी है ना कि मेरी जॉब बनी रहेगी, तो चलो अगर थोड़े कम पैसे भी मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरी जॉब तो परमानेंट है ना। तो बेकन हाउस कम सैलरीज जो है वो दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पे लोग जरूर कनेक्ट होते हैं, सिर्फ उनको ये होता है कि नहीं यार इनकी पॉलिसी है कि इन्होंने अपने वर्कर को कोई बहुत ग्रोस सीरियस रीजन हो जाएगी तो ये निकालेंगे, वरना ये छोटी छोटी रीजंस के ऊपर निकालते नहीं है। तो
आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अब देखें, आप ये कहेंगे कि नहीं जी मिस पैसा बहुत ज़रूरी है, जॉब सिक्योरिटी से ज़्यादा पैसा ज़रूरी है, तो उसका भी एक वे आउट है। इस प्रॉब्लम को भी आप हल कर सकते हैं किस तरह कि आप अपने वर्कर को या अपने टीम मेंबर को ये कह सकते हैं कि ये तो आपकी बेसिक सैलरी है, लेकिन अगर आप ये एक्स्ट्रा टारगेट्स आप अचीव करते हैं या एक्स्ट्रा सर्विसेज आप करते हैं या परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, तो हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। तो जो आपका टीम मेंबर है वो ये सोचेगा बैठ के कि ठीक है यार, मेरी बेसिक सैलरी भी आ रही है, और अगर वो कैपेबल है और अगर वो टैलेंटेड है, इफ ही इज अ स्किल्ड पर्सन ऑफ दैट फील्ड, तो उसके लिए इन एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स को अपने लिए अपने फिक्स्ड आवर्स के बीच में स्मार्ट माइंड यूज करके उस पैसे को अर्न करना कोई मुश्किल नहीं होगी। तो वो ये सोचेगा कि ठीक है, मुझे 50,000 तो पर मंथ मेरी बेसिक सैलरी आ रही है, तो ऊपर जब मैं ये इतने 4 जगह ये मैं काम करके अपने बॉस को दूंगा, तो ठीक है, मुझे 40,000 एडिशनल मिल जाएगा। तो उसकी वो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो भी आपने सॉर्ट आउट कर दी इंसेंटिव्स की फॉर्म में। फिर दूसरी प्रॉब्लम जो टीम बिल्डिंग के बीच में आती है, लोग ये सोचते हैं कि मैं इनकी टीम नहीं ज्वाइन करना चाहता क्योंकि ये मुझे अपने काम के लिए तो भर्ती कर रहे हैं, ये अपना काम मुझसे करवा लेंगे टीम मेंबर बना के, लेकिन मेरा इंटरेस्ट किस में है, आपके टीम मेंबर का इंटरेस्ट किस में है, वो है उसकी ग्रोथ में। अक्सर फर्म्स या लीडर्स ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ अपने फर्म की ग्रोथ को या अपनी इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ को फोकस में रखते हैं, अपने वर्कर या अपने टीम मेंबर की ग्रोथ को फोकस में नहीं लाते। तो उसके लिए जरूरी है कि अगेन, जैसे हमने 2 सिक्योरिटीज दी थी, अब हमें 2 तरह की ग्रोथ करनी है। एक, आपने 2 ट्रेनिंग्स करनी है, एक है उस बंदे की स्किल बेस्ड ट्रेनिंग और दूसरी ट्रेनिंग है उसकी प्रोफेशनल एथिक्स ट्रेनिंग। जैसे आपके स्कूल को अगर हम लें, तो देखें आपके स्कूल मेंबर्स जो है, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है कि हम ये स्किल्स इसलिए सिखा रहे हैं कि हमारा बच्चा कल को जाके एक सेट अमाउंट ऑफ मनी अर्न करे, इंडिपेंडेंट हो जाए और उसको किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो जब आपने उसकी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी कर दी और आपने उसकी एथिक्स की ट्रेनिंग भी कर दी। जैसे एक दिन मेरी रेहान से बात हुई तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप मनी मेकिंग सिखा रहे हैं, तो क्या आपने मनी मैनेजमेंट विच इज प्रोफेशनल एथिक्स, दैट हाउ टू स्पेंड मनी, कि अगर आपने एक पैसा कमा लिया है या आपके हाथ में दे दिया है, तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है और फिर किस जगह किस इंसान के साथ करने हैं। तो प्रोफेशन के भी कुछ एथिक्स और मैनरिज्म होता है। और फिर आपने अपनी टीम के साथ बिहेवियर, जो ये प्रोफेशनल बहुत एथिक्स हैं, ज़रूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आपने अपने टीम मेंबर्स के साथ बात कैसे करनी है, आपकी टोन कैसी होगी, आप कौन से वर्ड्स यूज करेंगे, आप अप्रिशिएट करेंगे सिर्फ अपने काम को नहीं बल्कि दूसरे के काम को भी। आप दूसरे की प्रेजेंस को, अभी आपने इंक्लूजन की बात की थी ना, तो देखो वन टीम मेंबर जो है, ही शुड अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ द अदर टीम मेंबर्स। And being the CEO, being the leader, first of all, it's your duty, because जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना एज ए लीडर अली, तो बाकी टीम मेंबर्स जो हैं वो कभी ना रिस्पेक्ट करेंगे, ना एक्सेप्ट करेंगे, ना अप्रिशिएट करेंगे। और इंक्लूजन के लिए ये 3 जो मैंने आपके सामने वर्ड्स बोले हैं, 3 A's जो मैंने आपको दिए हैं, यही इंक्लूजन का फॉर्मूला है, टू एक्सेप्ट, अप्रिशिएट एंड adopt that person. And being a leader, when you're making the team, you make sure you're not making this mistake. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब सीईओज जो हैं या लीडर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, वो कुछ मेंबर्स को फेवरेटिज्म की तरफ ले जाते हैं, और फेवरेटिज्म इज द किलर टू इंक्लूजन। ठीक है, तो क्योंकि वो रिस्पेक्ट आपको चाहिए। अब ये भी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अब देखो आपने कितना बड़ा कॉन्फिडेंस दिया अपने मेंबर को। अब अगर फर्ज करें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इतना स्ट्रांग नहीं भी है, तो उसको एक कॉन्फिडेंस मिल गया आपके टीम मेंबर को
कि अगर कल को ये मुझे निकाल भी देते हैं, तो इन्होंने मेरी ट्रेनिंग कर दी है स्किल्स की भी और मेरे एथिक्स की भी। अब मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं और मैं किसी भी जगह पे जाके काम कर सकता हूँ। तो आपने उसके लिए ब्रॉडर होराइजन्स ओपन कर दिए। You have opened the doors, countless doors for that person by giving him this training and ये 2 वाली जो ट्रेनिंग आपने उनको दी है। तो जिन इदारे में या जिन टीम्स के बीच में ग्रोथ का मार्जिन नहीं होगा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ग्रोथ प्रोवाइड जब आप करेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जो थर्ड प्रॉब्लम हम करते हैं, फेस करते हैं अली, वो ये होती है कि बीइंग लीडर्स हम ना बड़े एफिशिएंट लीडर्स बनने की कोशिश करते हैं। हम बॉस अराउंड करने की कोशिश करते हैं। और बॉस अराउंड जब हम कर रहे होते हैं, तो हम जब सीवीज हमारे पास आ रहे होते हैं या जो टीम मेंबर्स जिनको हम एंगेज करना चाह रहे होते हैं किसी खास टास्क में, अगर वो मेंबर हमसे ज्यादा टैलेंटेड है और हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है या एक्सपीरियंस्ड है, हम उसको अपनी टीम का मेंबर बनाने से इनसिक्योर फील करते हैं और अवॉइड करते हैं उसकी प्रेजेंस को। ये टीम बिल्डिंग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है ये चीज कि जब आप ये करते हैं। देखो, जो बंदा आपसे लेस एफिशिएंट है, आप उससे क्या सीखोगे और वो आपकी टीम को क्या कंट्रीब्यूट करेगा अली? तो कोशिश ये करें कि ये प्रॉब्लम आप अपने लिए क्रिएट ना करें। बी कॉन्फिडेंट एंड डू नॉट बिकम एन एफिशिएंट लीडर, बट बिकम अ रियल लीडर। And what is the definition of a real leader? That real leader welcomes people who are more talented and more skilled and more experienced than himself. And not only he hires or make this kind of a person his team member, but at the same time, the second step that this real leader takes is that he create opportunities, equal opportunities for all the team members, no matter वो बंदा आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, आप उसके लिए फिर भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए, प्लेटफॉर्म्स डिजाइन कीजिए उसके लिए, उसको काम करने की जगह दीजिए, कॉन्फिडेंस दीजिए कि जब आप काम करेंगे तो आपकी लेग पुलिंग नहीं होगी, आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स नहीं खेली जाएगी। तो जब आप एफिशिएंट लीडर बनते हैं, फिर आप फेवरेटिज्म करते हैं, फिर आप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं, फिर आप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज की तरफ चले जाते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है किसी भी टीम को फ्लॉप करने के लिए। ये आपको ट्रस्ट करना है, आपको जो एफिशिएंट है उसको लीडर बनाना है, और जो लेस एफिशिएंट है उसको आपने उसकी मेंटरशिप में लाके कभी कभी उसको उसके भी लीडरशिप स्किल्स देखने हैं। तो आप एक कोलैबोरेशन में लेके जा रहे हैं अपनी टीम को कि किसी दिन आप ये कहें कि नहीं, आज वो जो मेरा वो वाला टीम मेंबर है जो आपकी नजर में आपको लगता है कि बहुत एफिशिएंट नहीं है, आप उसको बोलें आज आप लीडर हैं, आप उसकी लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस कीजिए, चांस दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए। दैट्स व्हाट आई कॉल अ रियल टीम बिल्डर। और जो टीम मेंबर्स हैं, अगर वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं अपने सीईओ से या बाकी टीम मेंबर से, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर वो उस टीम का हिस्सा बना रहना चाहते हैं और वहां पे अपनी सक्सेसेस को अटेन करना चाहते हैं, तो प्लीज अपने नॉलेज को दूसरे टीम मेंबर्स तक ट्रांसफर कीजिए। अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके, उससे दूसरों की लर्निंग को आसान बनाइए, अपने नॉलेज से दूसरों को फैसिलिटेट कीजिए, फिर बनती हैं अच्छी टीम्स। तो फिर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आती। अगली प्रॉब्लम अली, जब भी हमारे टीम के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, जाहिर बात है जो आपकी टीम है वो किसी एक गोल के लिए काम कर रही है या एक या दो गोल्स के लिए काम कर रही है, तभी आपकी टीम जो है वो बनाई गई है, ठीक है। अब हर टीम मेंबर का अपना अपना रोल है, तो जब आप ड्यू रिस्पेक्ट देंगे और उसके साथ जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना, वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए।
और स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहां आती है कि सीईओ या टीम बिल्डर जो है, ये जिसका भी प्रोजेक्ट है, उसके माइंड में तो ये क्लैरिटी है कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, what is at the end product that I want to create, what is it that I want to produce, and how I'm going to do it. But it is not important that the clarity should only remain with you. Specific objective जब आप रखेंगे तो उसकी क्लैरिटी आपकी एक एक टीम मेंबर के ब्रेन में होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा। और अक्सर सीईओज, क्योंकि उनका अपने माइंड में क्लियर होता है, बस वो कहते हैं बस अब तुम काम करो काम करो काम करो, और वहीं पे मिस्टेक्स होनी शुरू हो जाती हैं। एम का मेजर मतलब मेजरेबल, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक है, क्लियर है, मेजरेबल है, और उसके बाद अचीवेबल है। ए का मतलब अचीवेबल, कि मतलब आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप ये नहीं उन्हें बोल रहे कि आप जाके जी इस प्रोडक्ट को आपने खला में सेल करना है। आप उनको बताएं कि नहीं, इस जो भी अचीवमेंट है वो हमारे रियलिटी ग्राउंड लेवल्स पे होगी। और देखो, आर रियलिस्टिक। अब क्या ये पॉसिबल है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाई आप जाके मार्स पे सेल कर दें? नहीं। तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है जब हम ना तो इक्वल रिसोर्सेस देते हैं, ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, ना हम ट्रेनिंग देते हैं। और देखो एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है कि प्रोडक्ट ऐसी बनाओ कि एलीट क्लास खरीदे। टीम बिल्डिंग के बीच में इस तरह के बच्चे जो हैं वो आप हमें पैदा करके दें, इस तरह के बच्चे आप हमें स्कूलों में बना के दें जो बाहर के मुल्कों की यूनिवर्सिटीज के बीच में स्कॉलरशिप जाके लें। अरे भाई, आपने तो अपने वर्किंग के बीच में प्रॉब्लम, आपका ऑब्जेक्टिव ही रियलिस्टिक नहीं है। तो रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका हर टीम का मेंबर जो भी काम कर रहा है वो रियलिटी की ग्राउंड्स पे एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। और फिर अक्सर आपने देखा होगा अली कि इतना इतना काम हम अपने टीम मेंबर्स को दे देते हैं। एक तो तनख्वाह कम देते, फिर इतना इतना काम दे के हम उन्हें बोलते हैं कि 6 घंटे के अंदर अंदर तुमने मुझे ये सारा काम करके दे के जाना है। मैं अक्सर अपने स्कूल में जब आ भी जाती हूँ, ड्यूटी से ऑफ भी हो जाती हूँ, तो मेरे पीछे वो व्हाट्सएप के ऊपर टिक 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 मैसेजेस आ रहे होते हैं। अब देखो, मतलब वो जो जॉब मैंने सिर्फ इसलिए की हुई है, या मैं मैनेजमेंट की अपने इतने बड़े बड़े ऑफिसेस को इसलिए छोड़ के बैठी हूँ इतने सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद, कि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रही, तो मुझे 2, सवा 2, 2:30 बजे घर आना है। अब 24/7 मेरे व्हाट्सएप के ऊपर अब ये कर दें, अब वो कर दें, अब ये कर दें, अब वो कर दें। आपका टीम मेंबर भाग जाएगा। आपके टीम मेंबर कुछ देर जब तक उसकी जरूरत है वो आपके साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको किसी और फर्म ने ओके किया या उसको कोई चांस मिला, भाग जाएगा। तो ये भी, और फिर हम बैठ के रोना क्या रोते, हमने ट्रेनिंग इसलिए, आपको पता है मैंने अक्सर टीम मेंबर्स को, टीम लीडर्स को ये कहते सुना है, नहीं जी मैंने नहीं ट्रेनिंग करनी इनकी, इनकी ट्रेनिंग करो तो फिर ये भाग जाते हैं। वो इसलिए नहीं भागते कि आपने उनकी ट्रेनिंग कर दी है। अरे बेवकूफ, तुम्हारे तुम्हारे एंड से कोई प्रॉब्लम आ रही है इसलिए वो भाग रहा है। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्मार्ट रखें। जब आपका ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होगा, और देखो अली, आखिरी बात जो मैं करने लगी हूं वो ये है कि आज जिस दौर के बीच में हम टीम बिल्ड कर रहे हैं और प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे हैं, बड़ी स्ट्रेसफुल स्ट्रेसफुल टाइम्स चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं टाइम्स। तो लोग बहुत जगह देते हैं एंटरटेनमेंट को। मुझे ये लगता है कि एक एक्सीलेंट टीम वो टीम होती है जो काम के बीच में एंजॉय करे, अपने काम में ही एंटरटेनमेंट को तलाश करे और अपनी खुशी को तलाश करे। अब ये कैसे होगा, जो आप कभी किसी सीईओ को करते नहीं देखोगे जब वो टीम बिल्डिंग कर रहा है, कि जब आपने एक बंदे को हायर किया, अब उसकी डिग्री, मेरे सामने एक बंदी आई, मैं रिक्रूट कर रही थी, इंटरव्यू भी मैंने किया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है तुमने फाइनेंस में डिग्री की हुई है, ठीक है तुम्हारे ये तुमने पढ़ा हुआ है, तो मुझे ये बताओ, ये मेरी एक डोमेन है, एक फैक्ट्री है या इंस्टीट्यूट है,
और ये मेरे 5 डिपार्टमेंट्स हैं। आप मुझे बताओ, आप अपना बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, छोड़ दो ये तुम्हारी डिग्री में क्या लिखा हुआ है, गोली मार दो डिग्री को फिलहाल। अपने स्किल्स की बेस पे और अपने इंटरेस्ट की बेस पे बताओ तुम किस डिपार्टमेंट में अपना बेस्ट दे सकती हो मुझे। और अली, जब आप अपने टीम मेंबर्स को उनके इंटरेस्ट की जॉब देंगे रादर देन गिविंग देम फोर्स्ड जॉब्स। अब कभी कभी आप मुझे आगे से क्वेश्चन शायद कर सकें कि मिस्टर, फिर इस तरह तो ये होता है कि वैकेंसी ही वहां खाली होती है, तो हमें भर्ती तो वही करना होता है, और हमने ये सीवी देखा होता है कि ये सीवी देख के हमने बंदे को बुलाया था, तो ये ऑप्शन अगर हमने दे दी तो हमारी वो वाली सीट खाली रह जाएगी। मेरे साथ भी ऐसे होता है जब मैं लोग रिक्रूट करती हूँ। अब मेरी जो ऑलरेडी टीम काम कर रही है, मैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेती हूँ। क्या आप मुझे बताओ, अभी तो आप यहां काम कर रहे हो, अपनी प्लेस स्विच करना चाहते हो, तो फिर उनकी प्लेसमेंट को वहां रख के उसको वहां फिट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट माइंडिंग, स्मार्ट वर्क। अब दोनों लोग जो ऑलरेडी आपकी टीम के अंदर था, जिसको आपने शायद मजबूरी के तहत कहीं बेचारे को फंसाया हुआ था, आप उसको भी उसकी जगह पे पजल में सही जगह आपने उसका वो टुकड़ा फिक्स कर दिया, और जो नया हायर कर रहे हो उसको भी उसके इंटरेस्ट की। और अली, जब आप ये करेंगे ना, तो वो जो 1:30-2 बजे फेस मशीन्स होती है ना, जहां साइन आउट करना होता है, वहां पे रश नहीं होगा। लोग, अगर आप उन्हें कहेंगे ना आज 1 घंटा एक्स्ट्रा भी काम करना है, तो लोग, क्योंकि आप अपनी ऐसा काम करें जो आपके इंटरेस्ट का काम है, जिसमें आप स्किल्ड हैं, जिसमें आपको अप्रिसिएशन मिलनी है, तो आप 1 घंटा फालतू काम भी कर लोगे। तो आप लोगों को उस जगह अपनी टीम में, देखिए जो टीम है एक पजल की तरह है, और आपका हर मेंबर उस पजल के एक टुकड़े के जैसी इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर एक भी टुकड़े की इंक्लूजन आपने नहीं की, और वो वैरायटी ऑफ वर्क स्पेस आपने उसको नहीं दिया, इंटरेस्ट की जगह नहीं दी, और वो एक भी मेंबर अगर निकल गया पजल का एक टुकड़ा, तो आपका पजल ही कंप्लीट नहीं होगा। एक एक मेंबर उस पजल की, उस पीस की इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। तो इंक्लूजन का मतलब है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ इंपॉर्टेंस, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइडिंग इक्वल रिसोर्सेज। तो फिर पॉलिटिक्स नहीं होगी, लोगों का फोकस बना रहेगा। फिर वो फोकस आपको नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ट्रेनिंग भी कर दी, आपने उनको उनके पसंद की जगह भी दे दी, आपने उनके, जब पैसे का प्रॉब्लम था तो आपने उनको इंसेंटिव्स भी दे दिए। तो देखो आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम रह गई है? नहीं रह गई। हो गई ना सारी मसले हल। सच अ ब्रिलियंट आंसर। आपने जिस तरह एक सवाल का जो जवाब, मतलब पूरा आपने एक तरह से ढांचा खोल दिया। तो इसको मैं समराइज करना चाहूंगा जो मैं समझा, कि हम टीम बिल्डिंग में सबसे पहले सिक्योरिटी सिक्योरिटी दो तरीके के, जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उसके बाद आ गई ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स में एथिक्स ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास स्मार्ट वर्किंग आ गई। उसके बाद स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, जो हमारे क्लाइंट्स और हमारी जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको पता होनी चाहिए। और उसमें आपने ये जिक्र किया कि क्लियर, अचीवेबल, मेजरेबल और रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और उसके बाद आपने जो है एंटरटेनमेंट का एक वर्ड यूज किया, कि हम किस तरह जो है अपनी टीम में एंटरटेनमेंट को डाल दें, ताकि जो है अ, सब जो है एंजॉय करके टीम वर्क करें। उसके बाद आपने जो है आखिर में जो एक वर्ड बोला कि हम जो है रिप्लेस कर देते हैं टीम के जो भी इंटरेस्ट होते हैं उसके मुताबिक। तो आखिर में ये कि जो भी जिसका इंटरेस्ट होता है वो अपनी लोकेशन पे मतलब एक्साइटमेंट जब तक नहीं होती, तो कोई भी टीम बिल्डिंग मतलब बोर करके काम कर रहे होता है हर बंदा।
और ये पाकिस्तान में ज़्यादातर देखा गया है कि लोग 50 साल की उम्र तक जो है वो जॉब कर रहे होते हैं और फिर उनको पता चलता है हमारे अंदर तो टैलेंट ही कुछ और था, जब कोई बंदा उसको याद दिलाता। तो ये बहुत अच्छी आपने जो है एक पूरा ढाँचा खोला। अब मेरा दूसरा सवाल कि जॉब अ, आप किस तरीके से डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करती हैं जब आप क्रॉस सेक्शनल टीम बनाती हैं? अच्छा देखो इक्वल इंक्लूजन और डाइवर्सिटी अभी हमने काफ़ी इसके ऊपर बात की है कि आप अपने जो मेंबर्स हैं, उनके लिए आप इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करें, ठीक है? अब कैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। अ, अली मेरे पास अगर एक लड़की आई और बल्कि ये मेरे साथ हुआ, मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि किस तरीके से हम फिर इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। मेरे पास जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी, तो मेरी जो लीडर थी ना, उनको ये पता लग गया कि गुलसाना की आर्टिस्टिक नेचर है। अब हायर तो मुझे एज़ अ टीचर किया गया था और इंटरेस्ट मेरा कुछ और था। मुझे टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं अपनी क्रिएटिव माइंड को यूज़ करके अपने आर्टिस्टिक नेचर को, एक्सप्रेशंस को वो किस कहीं न कहीं जगह बनाने की मैं कोशिश कर रही थी। उन्होंने जब देखा कि गुलसाना की एक्सपर्टीज़ आर्ट के फॉर्म्स में है, तो उन्होंने मुझे इवेंट मैनेजर बना दिया स्कूल का। अब उन्होंने क्या किया? She rather than letting me go, she included me even intensely कि अब आ मैंने तुझे वहाँ फँसाया है, जहाँ तेरे इंटरेस्ट का काम मैंने आपको दे दिया है। अब मैं बड़ी खुश कि कभी मैं पंजाब कल्चरल शो कर रही हूँ, कभी वो डांस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कभी वो डिबेट्स हो रही हैं। अब देखो सारे वो एक्सप्रेशंस जो मुझे पसंद थे, स्पीकिंग ड्रामा, फिर कल्चरल शोज़, फिर एनुअल प्ले और 6-7 ब्रांचेस का प्रोजेक्ट वो मुझे दे देती थी और फिर मैं वो जी लाइट्स पे काम कर रही हूँ, मैं म्यूज़िक पे काम कर रही हूँ, अब जी मैं सेट डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर रही हूँ, तो वो जितनी मेरी आर्टिस्टिक वो थी ना, वो निकल के कमाल बाहर आई। तो आपने स्पेस बनानी है, आपने वो अगर वो डेज़िग्नेशन नहीं भी है, उसको क्रिएट कर दें, बनाएँ नया। क्यों आप एक पुराने घिसे-पिटे निज़ाम के साथ चलना चाहते हैं? अब जैसे आपके ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का सारा काम आपके स्कूल में माशाल्लाह हो रहा है। तो आप जब ये डिफरेंट गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट तो उसके हिसाब से आपने जो अपनी टीम के लोग हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हो गई होगी। हर बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन के बीच में वैरायटी आई होगी एज़ पर हिज़ और हर स्किल्स और उसका इंटरेस्ट। तो क्रिएट कीजिए वो अपॉर्च्युनिटीज़ जैसे मेरी ओनर ने मेरे लिए की और इसी तरह मैं अब वो करती हूँ। फिर जब मैं देखती हूँ कि मेरी कोई टीचर जो है उसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं या कहीं वो अपने स्कूल में डिबेटर रही थी, मैं उसको डिबेटिंग क्लब का इंचार्ज बना देती हूँ। अब देखो आज ही मेरे स्कूल की वो जो हेड ऑफिस के लोग हैं, उन्होंने मुझे आज पता लगा कि उन्होंने मुझे फ़िल्म मेकिंग प्रोजेक्ट बच्चों के साथ मिलके उसका मुझे हेड बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि पिछले 2-3 साल में गुलसाना हमारे लिए जो स्टेज के ऊपर प्रोग्राम्स होते थे, वो गुलसाना डायरेक्ट करती थी और उसकी वो परफ़ॉर्मेंस उनको अच्छी लगी। तो क्या किया मेरे लीडर्स ने, उन्होंने मेरे लिए वो प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर दिया, वो स्पेस क्रिएट कर दी। तो अब मैं भी वही हूँ। हालाँकि पहले मैं कई बार कह रही थी, मैं चली जाऊँगी छोड़ के, मैं चली जाऊँगी छोड़ के। बट नाउ व्हेन आई एम एन्जॉयिंग माय वर्क, व्हाई वुड आई लीव? यू गेटिंग मी अली? Yeah. हुँ, बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम्पल दी आपने और अ, मैं आगे दूसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। आप किस तरह से टीम मेंबर के दरमियान अ, मुख्तसर तजवीज़ात पेश करती हैं? क्योंकि जब आप तमाम डिफरेंट माइंडेड
पीपल्स, डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल एक टेबल पे बैठते हैं, तो उनको आप क्या मतलब किस तरह उनको तजवीज़ात देती हैं? क्योंकि टीम बिल्डिंग जो होती है, वो बहुत ज़रूरी है और तमाम लोग जो है उनके लाइक माइंडेड पीपल्स हैं, सबके जो दिमाग सबकी सोच अलग है, सब जो है किसी का कल्चर अलग है, तो उनको एक टेबल पे बिठा के किस तरह हम उनसे जो है मशवरे कर सकते हैं? अच्छा देखो, अली अभी मैंने आपको एक बात बताई कि हर टीम मेंबर को सबसे पहले तो आपने एक्सेप्ट कर लेना है वो जैसे भी है, ठीक है? अब चूँकि आपका एक गोल है जिसको अचीव करना है ना, और जो आपके आपके मुताबिक आप बता रहे हैं कि मेरी टेबल के ऊपर अगर 8 लोग बैठे हैं और आठों डिफरेंट माइंडसेट से बिलॉन्ग करते हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से बिलॉन्ग करते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, तो किस तरह अब आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं अगर वो स्मार्ट होंगे ना, तो आप उनकी सोच को एक जगह ला सकेंगे। तो आपने पहले उनको ओन करना है। जब आप अपने टीम मेंबर को ओन करोगे ना, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव को ओन कर लेंगे। दे विल सर्व यू विद द सेम स्पून। बट अगर आप अपनी टिंड में अपना काना फंसा के रखोगे और आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट करोगे कि तुम चाहे उल्टे हो, तुम चाहे सीधे हो, मुझे ये काम करके दो। तुम्हें ये समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, मुझे काम करके दो। अरे नहीं भई, उसको आपने एक-एक टीम मेंबर को एक पेज पे लाना है। तो आपकी इंस्ट्रक्शंस फ्रेंडली यूजर होनी चाहिए, जो आपके एक-एक टीम मेंबर को समझ में आ जाए। कई बार ऐसा होता है अली, मुझे अपने ये जो इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं काम कर रही हूँ, मुझे इनसे एक बहुत बड़ा गिला है। ये ना बड़े रंग-रंग के डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। अब वही आपकी वाली बात कि जब वो टीम मेंबर्स तक वो एक डॉक्यूमेंट आ रहा है, वो इसको यहाँ से समझ नहीं आ रहा, इस मेंबर को यहाँ से समझ नहीं आ रहा, मैं कहीं और फँस गई हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, और कुछ जगहों से मैं निकल गई हूँ। तो मुझे किसी ने ये पूछा, इस मसले का हल क्या है? मैंने कहा जब आप ये चाहें कि आपका एक-एक टीम मेंबर एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आए, तो आप फ्रेंडली यूजर इंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे। ये प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब आपकी इंस्ट्रक्शंस वो फ्रेंडली यूजर नहीं है। क्या क्या जरूरत है एक मीटिंग के बीच में बैठ के बड़े-बड़े लफ्ज बोलने की? सिंपल लैंग्वेज में बात करें। फिर फर्ज करें कि कोई ऐसा मेंबर है जो बिल्कुल ही आपके साथ अग्री नहीं कर रहा, तो आप यार उसकी बात को थोड़ी देर के लिए मान के एक्सपीरियंस कर लें, क्या पता उसका आइडिया क्लिक कर जाए। वो कहते हैं ना, टू ब्रेन्स आर बेटर देन वन। या तो जब आप हर किसी के ब्रेन की आइडियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग को या उनके आइडिया को एक्सपीरियंस कर लें और वो क्लिक करेगा, तो आप कहीं जहां वो आपसे डिसएग्री कर रहा है, आप उससे अग्री कर जाएं। तो दैट्स हाउ यू कैन ब्रिंग योर नंबर वन फ्रेंडली यूजर communication, friendly user documentation, friendly user instructions, and then try to remove disagreements and come to one page, come to one point of agreement कि कुछ बात भाई मैं तुम्हारी मान लेता हूं और यहाँ पे ना तुम थोड़ा सा मेरी बात को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तो जब उसको ये पता होगा कि मेरी बात को रिस्पेक्ट दी गई है, तो यकीन जानो अली कि वो, अगर पहले उसने ये सोचा होगा ना कि मैंने सिर्फ 60% बस मेहनत करनी है, जब आप उसकी आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट दोगे तो वो ये प्रूव करने के लिए कि जो मैं कह रहा था वो ठीक है, वो अपनी 100% देगा। फायदा किसका हुआ? आपका। और मेहनत किसने की? उस वर्कर ने। सी, तो दैट्स हाउ जी। यू ब्रिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके अच्छे होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को एक पेज पे लाने के लिए।
और फिर अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग कम है तो वो हमने पहले बात कर ली कि आपने स्किल्स की ट्रेनिंग करनी है साथ साथ, और प्रोफेशनल एथिक्स, अगर कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रोफेशनल एथिक्स की ट्रेनिंग कर दें साथ साथ, तो वो फिर आ जाएंगे सब वन पेज के ऊपर। सेकंड लास्ट मेरा सवाल कि अली आपकी आवाज चली गई है। अली का मेरा ख्याल है कोई जी जी इंटरनेट इंटरनेट इशू, सो सॉरी। नो प्रॉब्लम्स। अच्छा, मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसे बिजनेस, जब एक बिजनेस टीम बिल्डिंग्स होती हैं या ऑर्गेनाइजेशनल टीम बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें एक चीज को कंसिडर किया जाता है कि बॉस समझता है मैं बॉस हूँ। तो बहुत सारी चीजें वो गलत आ जाती हैं बॉस में। एक टीम लीडर जो होता है और एक बॉस होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए? क्योंकि एक बॉस जो होता है वो अपने आप को कुछ और समझता है, और टीम लीडर जो है वो सबको साथ लेके चलता है। एग्जैक्टली तो इस बिल्कुल पे ऐसे ही। थोड़ा देखिए जो बॉस है ना, उसको फैसिलिटेटर होना चाहिए, उसको बॉस नहीं होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि हम एफिशिएंट बॉस बनने की कोशिश करते हैं। हमें लोगों को ये प्रूव करना होता है कि मैं अगर इस सीट के ऊपर बैठा हूं ना, तो तुम्हें क्या पता है। यूर द अ स्टूपिड बॉस will underestimate the power of a common man, of a common team member. आपको पता ही नहीं है कि कौन सा टीम मेंबर किस कमाल स्किल के साथ सामने आ जाए। उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका स्किल, उसकी एक्सपर्टीज आपसे कई गुना ज्यादा हो सकती हैं। तो ये एफिशिएंट, अपनी एफिशिएंसियां जो हम दिखाते हैं ना एज बॉसेस, एज लीडर्स, वो एफिशिएंसी दिखाना छोड़ दें। आपको पता नहीं है कि आपने जिन लोगों को हायर किया है, आप में कितने बेहतर लोग सामने आ जाए। तो जो रियल लीडर होगा वही डिफरेंस आएगा कि वो फैसिलिटेटर होगा, वो एफिशिएंट लीडर बनने की कोशिश नहीं करेगा, वो रियलिटी के ग्राउंड्स के ऊपर खेलेगा और फिर इक्वालिटी को अंडरस्टैंड करेगा कि अगर मैं ऊपर के डेजिग्नेशन पे भी बैठा हूं, तो जो मेरे ऑफिस का चौकीदार है वो मेरा चौकीदार नहीं है, वो मेरा कुलीग है। तो मुझे उसको वही रिस्पेक्ट देनी है। अगर ऑफिस आते वक्त मेरी नजर उसके ऊपर पहले पड़ गई है तो मुझे उसको सलाम करना है। मेरा अगर कोई वर्कर डाउन फील कर रहा है तो मैंने जाते जाते कंधे पे पैट कर जाना है। और आप कभी ये करके देखें अली, बच्चों में देखें कि आप बच्चे जिस दिन डाउन फील कर रहे होते हैं या टीचर्स फील डाउन कर रही होती हैं, तो मैं गुजरते गुजरते इज एवरीथिंग ओके, गिव मी अ स्माइल, बस ऐसे ही कॉरिडोर में गुजरते गुजरते बोल देती हूँ मैं। और ये इतना काफी होता है। और फिर एक अच्छा बॉस जो है ना, मैं बहुत साल आई रिमेन्ड ऑन द सीट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। हमारे यहाँ उसको सीनियर मिस्ट्रेस कहते हैं। आप लोगों की लैंग्वेज में इसको वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको सीनियर मिस्ट्रेस बोलते हैं। सीनियर तो में यकीन जानो अली कि मैं 80% मेरा टाइम या क्लासरूम्स के अंदर होता था टीचर्स के साथ, और या मैं स्टाफ रूम में बैठती थी। अब जब आप कॉमन लोगों के साथ, अपने टीम के साथ बैठे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, उनके साथ चलो यार बनाओ चाय, मैं भी आ रही हूँ, तो उस दौरान जो ब्रेक का टाइम है, एक बॉस जो है ना वो अपने ऑफिस में बैठा रहेगा, मैं क्यों किसी के साथ बैठ के चाय पीऊं, मेरी तो इज्जत में कमी आ जाएगी। नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आपने ये रेपुटेशन, ये रिलेशनशिप coming out from the zone of a boss
मुझे अभी ना पता नहीं मुझे ये शेयर करना चाहिए या नहीं। मुझे रिसेंटली मेरी जो मेरे से ऊपर बॉस हैं, वो नई-नई आई हैं, तो उनको मेरी बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस और मेरे बैकग्राउंड करियर का नहीं पता था। तो स्टाफ रूम के अंदर कुछ बात चल रही थी और कोई प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे, तो हम उन प्रॉब्लम्स को अपने बॉस से डिस्कस करना चाहते थे। अच्छा, मेरे जो टीम के लोग थे उन्होंने कहा जी हम तो मेल लिखेंगे और मुझे ये था कि वो ऑफ़िशियल हो जाएगी। तो बुरी बात है, हमें पहले कम्युनिकेट कर लेना चाहिए। जो बात बात करके खत्म हो सकती है, उसके लिए ऐसे इतना बड़ा मेजर क्यों लेना? अब मैं किसका भला कर रही थी? बॉस का। मेरी किस्मत खराब, मैं कमरे से बाहर निकली अभी उनसे बात करके तो सामने वो खड़ी थी। मैंने उनसे बात कर दी। मैंने कहा जी ये 1.5 महीना हो गया है। ये स्टाफ रूम का एसी नहीं चल रहा। तो कोई आपको पता है खुद तो आप बैठी हैं एसी वाले कमरे में। तो आपको कोई ख़्याल नहीं है इस बात का कि इतनी गर्मी है और वहाँ वर्किंग एनवायरनमेंट अनकंफर्टेबल हो रहा है। अच्छा, इस बात के ऊपर ना वो भड़क गईं। अब उनको ये था मैं बॉस हूँ। तो बॉस साहब ने ना एक बड़ा कमाल वाला जुमला बोल दिया मेरे सामने। कहती हैं, "आपको क्या पता हो लीडरशिप क्या होती है? आपने कभी किसी स्कूल को हेड किया हो तो आपको पता हो ना?" मैंने कहा, "ठीक लो जाऊँ तुम।" मैंने कहा, "एक्सक्यूज़ मी, look at how inefficient a boss you are, that I am one of the senior team members of your team, and you don't even know what am I." मैंने कहा, "जाएँ जाके मेरा सीवी और पोर्टफोलियो खोलें, फिर मेरे साथ बात कीजिएगा।" मैंने कहा, "एक्सक्यूज़ मी, for your poor information, I had been heading not one campus, 7 campuses at a time. And don't tell me what is leadership. I had been a leader for the last 14 years. And if I were the leader of this school, मेरा टीचर 1.5 महीने से एसी के बगैर ना बैठता। अब टप 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 गुस्सा करा उन्होंने और वो गई। तो वो जब आप बॉस बनने की कोशिश करते हैं ना, और फिर मुझे बुला के कहा गया कि जी आप जाके उनसे सॉरी करके आएँ। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, I won't take my words back. I will not. You want to keep me? Your choice. You want me to go? Your choice. तो ये जो बॉस हम बन जाते हैं ना, हम अपने आप को अब्बा जी समझते हैं, ये गलती कभी ना करें। एक बॉस की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होएगी अली कि वो ये सोचेगा कि मैं अभी भी लर्नर हूँ। मैं अपने बच्चों को, मैं अपने टीचर्स को बोलती हूँ, यार मैं आपसे सीखती हूँ। आप मुझे बताओ आज क्या नया किया? शेयर करो। फिर कभी-कभी एक बड़ी कमाल स्ट्रैटेजी बॉस को करनी चाहिए। ऐसे ही बैठ के ना, चाहे ना भी आप इनएफिशिएंट हो, मैं कभी-कभी जाके उनको बोलती हूँ, यार मुझे ना आज यहाँ ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। पता नहीं मैंने कैसे करना चाहिए था। कैन समबडी हेल्प मी? सो यू आर ब्रिंगिंग योरसेल्फ टू देयर ग्राउंड लेवल। तो फिर आपका जो टीम मेंबर है, वो और मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि उसको ये ना पता हो कि आपका कैलिबर क्या है। एक्सेप्ट कि आप वो वाले बॉस बने हो जो सामने वाले को कहे तुम्हें क्या पता वो हेड कैसे करते हैं? मतलब आपका अपना ही बैकग्राउंड नॉलेज, अपनी टीम मेंबर के बारे में नहीं आप जानते कि अगर मैं यहाँ नई आई हूँ, तो यार जानो तो सही कि किन लोगों के साथ काम करने लगी हो। उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं? उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? उनकी वीकनेसेस क्या हैं? तो टीम बिल्डिंग के लिए पहले तो आप अपना होमवर्क पूरा करें। बॉस बनने का इतना शौक है अगर आपको तो। बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने जो है एक टीम लीडर और बॉस का डिफरेंस
मेरे सामने रखा है और मेरी ऑडियंस जो है बहुत आपसे नॉलेज सिक्योर की होगी यकीनन। मेरा सबसे आखिरी सवाल जो कि मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ कि आप लेट्स कनेक्ट विद मोहम्मद अली सेशन में आई, मैंने आपको अप्रोच किया, फिर मैं आपको सेशन में लाया और मैंने आपसे सवालात किए। ये स्टार्ट टू एंड में कोई एक हॉनेस्ट रिव्यू और इसको बेटर बनाने के लिए कोई एक रिव्यू होता है, हॉनेस्ट रिव्यू। तो वो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जो है मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करें। अच्छा, अली और मैं तकरीबन जैसे ही मैं हिम्मत वाली का मैंने पहला इंटरव्यू किया, उस बच्ची ने मेरा, तो उसके बाद जो शुरू में मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट्स आई थी इंटरव्यू के लिए, उनमें से अली एक थे। और 1 महीना हो गया है ना अली? 1 पूरा महीना हो गया। और अली ने कई बार अप्रोच किया, कई बार हमने कैंसल किया और वो कैंसलेशन कभी मेरी साइड से हो रही थी, लेकिन अली ने जो पेशेंस मुझे दिखाई और वो जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन्होंने मुझे दिया, वो बहुत कमाल था। अब चूंकि ये एक ऐसे स्कूल के टीम मेंबर हैं जहां इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फाउंडेशन बना के ट्रेनिंग दी मैम जा रही है। बेसिकली मैं इधर एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि मैं जो है सर रेहान अल्लाह वाला मेरे मेंटोर हैं और मैं सोशली उनसे कनेक्ट हूँ। मैं हाँ, सर रेहान अल्लाह वाला स्कूल का पार्ट नहीं हूँ ओके, कोई और बात नहीं। जो है लेकिन कमाल है कि आपकी सारी वो जो ट्रेट्स है ना, वो एग्जैक्टली वही है। अब देखो, वो ना होती तो मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग कर ही नहीं सकती थी कि आप उनके टीम मेंबर नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपने उनके स्किल्स और नॉलेज को और एक्सपीरियंसेस को इतने अच्छे तरीके से पकड़ा हुआ है। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जनाब बड़ा कमाल है अली का। ये जो कैलेंडली मैं यूज कर रही हूँ, ये थैंक्स टू अली। ये अली से यार मैंने अप्रिशिएट। आइडिया लिया और आज जब मैं अपनी टॉक करने आई तो मैंने अली से कहा कि अली ये तुम्हारे बैकग्राउंड में कुछ लगा हुआ है, मुझे भी लगाना है। वो फिर पता नहीं क्या हुआ कि मुझे लगा कि वीडियो का रिसेप्शन थोड़ा खराब हो रहा है, तो वो उसको मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन डेफिनेटली इस सेशन को एंड होने के बाद मैं उसे यूज करूंगी। तो अली इज समबडी जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और वो जो सिखाई आपकी होगी, वो जो लर्निंग आपकी होगी, इट इज नॉट गोइंग टू बी द ऑर्थोडॉक्स मेथोडोलॉजी और ऑर्थोडॉक्स ideas of that you can learn, but it is the modern kind of learning and modern styles of learning that you can definitely 100% you can learn from Ali. तो अली से तो मैं तो भाई सीख रही हूँ, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के मामले में जरा माठा बंदा थी, लेकिन अली ने मुझे 3-4 ऐसे और मतलब बात ये होती है कि आप कुछ ऐसा करें कि दूसरा उसको पकड़ पाए, जो लर्नर होगा वो पकड़ लेगा। तो जैसे मैं एक लर्नर हूँ, मैंने आपसे सीखा, तो अगर मैं ये सोचती कि मैं एक ट्रेनर हूँ और मैं तो जी एक स्पीकर हूँ, मैं ये एक छोटे से लड़के से क्या सीखूंगी, ये मुझसे सीखे, नहीं। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए। और अली की पेशेंस रियली अप्रिशिएबल। The way you have asked me questions, they were really coming from a critical thinker's mind. So they were really analytical. I mean, 4 एंगल्स से हमने टॉपिक को कवर किया और वो कमाल होता है होस्ट का, क्योंकि जैसा आप क्वेश्चन करोगे वैसा मैं जवाब दूंगी। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है और क्वेश्चनिंग एक आर्ट है जो हमारे यहाँ लोगों को बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि हम स्कूल में भी जब पढ़ रहे होते थे ना, हमें जवाब लिखना सिखाया जाता था, सवाल करना और सवाल करने की इजाजत नहीं दी जाती थी और सवाल डिजाइन करने का स्किल नहीं सिखाया जाता। हम बच्चों को या अपने वर्कर्स को कहते हैं ये सवाल है, एदा बस हूं तू जवाब दे दे मुझे। सो अच्छा सवाल जब करने वाला इंसान होगा तो जवाब देने का भी मुझे फिर मजा आएगा। और आपका ये बहुत स्मूथ गया, ये जो आपने इंटरव्यू भी कंडक्ट किया,
So all is very good. Or keep up the good work. I really appreciate, and good luck to you for your future as well. Thank you for your kind words. So, audience, this is our great woman, Gulshana Mansha, who is doing absolutely amazing in their field and unstoppable woman. सो मैं आप सबको दावत देता हूँ कि आप इनसे कनेक्ट हों, इनका कैंडली आ गया है अब तो आप इनको बुक कर सकते हैं ईज़िली। उसके बाद पिक माय ब्रेन पे भी इंशाल्लाह ये जो है अपनी प्रोफ़ाइल बना लेंगी, तो उधर भी आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं अपना आखिर में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं जो है पिछले 8-9 साल से जो है टीचिंग की फील्ड से वाबस्ता हूँ। मैं जो है बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। उसके साथ-साथ मैं डिफरेंट एनजीओज़ ऑर्गनाइज़ेशन का पार्ट हूँ। लेट्स कनेक्ट विद मोहम्मद अली मैंने शुरू किया और जो है इसमें मैंने जो है नॉन जो एपिसोड थे वो 50 प्लस हैं मेरे और जो अ, अभी 10 प्लस लाइन से जो चल रहे हैं वो 10 प्लस एपिसोड्स हो गए हैं। 50 प्लस जो एपिसोड्स थे उसमें जो है हमारे पास जो बाहर के लोग थे वो भी ऐड हुए। हमारे मेरे पास जो है यूएसए, यूके, नाइजीरिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया, शारजाह, न्यूयॉर्क से बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए। उसके बाद जो हमारे पास जिसको बोलते हैं एंटार्क्टिक ओशन, ये तो उस गैस से तो मैं बहुत अच्छे से मिला। तो ऐसे लोगों से कनेक्ट हो, तो ये कनेक्टिंग पीपल बहुत अच्छा काम है। इससे आप जो है लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके नॉलेज हासिल करते हैं। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहें तो मुझे अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें और छोटा-सा इंट्रोडक्शन भेज दें, तो इंशाल्लाह मैं आपसे कनेक्ट ज़रूर होना चाहूँगा। तो एक नारे के साथ इस शो को एंड करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़िंदाबाद। खुश रहें, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक अल्लाह यू हाफ़िज़। अली। अल्लाह हाफिज।